अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं रफ्तार का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। बैंसे मुझ तक पहुंचने में नाकाम थे। बैंसे मेरे ताकुम में दौड़ रहे थे। जमीन लर्ज रही थी यहाँ तक कि ग्राउंड खत्म हो गया। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने जरा सा चक्कर काटा और वापस अखाड़े की तरफ दौड़ने लगा। मुझ तक ना पहुंच सकने के बायस चारों बैंसे पागल हुए जा रहे थे। उनकी सांसें फूलने लगी थी, जिसका अंदाजा उनके जोर जोर से हाँपने की वजह से बखूबी हो रहा था। तमाशाई जिनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो यहाँ कराटे सीखा करते थे। बैंसों को खुद से दूर होते देख कर रुक गए थे, लेकिन जब मैंने पलटकर दोबारा अखाड़े की तरफ दौड़ना शुरू किया तो एक बार फिर हलचल मच गई। वो गिरते पड़ते भागे। बिबरे हुए बैंसे की जद में आना किसी को भी गवारा नहीं था। कैमरामैन अलबत्ता बदस्तूर अपने काम में मसरूफ थे। वो तमाशाई नहीं थे। इस मुकाबले की कवरेज करना उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान ख्वाह उनमें से किसी की मौत भी क्यों ना वाक़ई हो जाती, मगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। इस जजीरे में अपने फराइज की बजावरी से गफलत बरतने की सजा मौत थी। मैं निशस्तों के दरमियान घुस गया। तमाम निशस्तें खाली पड़ी थी। इंतहा ये कि ली क्वान तक मौजूद नहीं था और बेलवरैदू भी गायब था। मैं उन दोनों के भाग जाने की वजह से वाकिफ था। ली क्वान महज इसलिए वहां से हट गया था कि कहीं उस पर मेरी मदद करने का इल्जाम ना आयद हो जाए। और बेलवरैदू जो स्पेन का साबिक कौमी चैंपियन था, आम लोगों की तरह अपनी जान के खौफ से भाग गया था। वो सिर्फ अखाड़े ही में बैल फाइटिंग कर सकता था। अखाड़े से बाहर किसी बिपरे हुए बैंसे का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। निशस्तों के दरमियान से अखाड़े की तरफ दौड़ते हुए अखाड़े के नजदीक पहुंचकर मैंने एक तवील जस्ट लगाई और अखाड़े के अंदर जा गया। बैंसे कुर्सियों में उलझ कर रह गए थे। ताम इस जाल के आलम में वो सब कुछ जेरो जबर कर देने पर तुल गए थे और कुर्सियों को रोनते हुए सीधे चले आ रहे थे। सबसे आगे वाला बैंसा पूरी कुव्वत से चोबी बाड़ से टकराया और तलाक की जोरदार आवाज के साथ चोबी बाड़ टूट गई। मैं पलट का दूसरी तरफ भागा और दूसरी तरफ से बाढ़ के बाहर कूद गया, मगर बैंसे पागल हो रहे थे। उन्होंने इस तरफ की चोबी बाढ़ भी तोड़ डाली और ग्राउंड में एक बार फिर मेरे और बैंसों के दरमियान मुसाबकत शुरू हो गई। बैंसा ना सिर्फ बहुत ताकतवर और तेज रफ्तार होता है, बल्कि फुर्तीला भी बहुत होता है। यही वजह है कि तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए भी वो सुर कपड़े के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील कर लेता है। लेकिन मैंने उन चारों बैंसों को जिस सूरत से दोचार कर दिया था वो उनके लिए कतई अजनबी थी। उन्हें एक ऐसे टारगेट का पीछा करना पड़ रहा था जो उनसे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार था। बैंसे का इख्तियार उसी वक्त बढ़ता है जब वो बार बार नाकाम होता है। वो टारगेट उसे अपनी दस्तरस में दिखाई देता है। वो बार बार पलटकर वहशियाना अंदाज में अपने हदफ पर हमले करता रहता है। वो इसी चीज का आदी होता है। यहाँ सूरत ये हो गई थी कि मैंने उन्हें एक बार भी डाज नहीं लिया था। बस वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश किए जा रहे थे। मुझे मालूम था कि जल्दी उनका जोश और खरोश मानद पड़ जाएगा। ली गवान ने मेरी तरबियत इस कदर सख्त की थी कि मैं मजीद 2-3 घंटे इसी रफ्तार से दौड़ सकता था। ग्राउंड के दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते बैंसे बुरी तरह हाँप चुके थे और उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह थी कि जब मैंने एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर अखाड़े का रुख किया तो बैंसे रुक गए। वो मजीद मेरा ताकुब करने पर आमादा नहीं थे। उन्हें रुकते देखकर मैं भी रुक गया। सबसे पहले मैंने कैमरों की तरफ निगाह की। 2 कैमरों का रुख मेरी तरफ था और बकिया 2 का रुख मुखालिफ सिमत में था, जहां ग्राउंड के इख्तिताम पर बनी हुई बैरकों के पास तमाम लोग जमा थे ताकि बिगड़े हुए बैंसे उस तरफ का रुख करें तो वो लोग बैरकों के कमरों में पनाह ले सके। मुझे उन लोगों के खौफ पर हंसी आ गई। मैंने पलटकर बैंसों की तरफ देखा। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और पेट बड़े जोर जोर से फूल और पुचक रहे थे। वो चारों बराबर बराबर खड़े थे। उनका मुझ पर झपटने का कोई इरादा नहीं था। साम उनकी निगाहों में अब भी गजबनाकी मौजूद थी। उसका मतलब था कि वो अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे और मुझे ये बात गवारा नहीं थी। मैंने अपने और बैंसों के दरमियान फासले का जायजा लिया। अंदाजन 3 फीट का फासला था। वह अपनी जगह खड़े खड़े जरा सा उछला। मुझे हरकत में आते देखकर बैंसे चौकन्ना हो गए। फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। चंद कदम चलने के बाद मैंने उनकी तरफ दौड़ लगा दी। बैंसे सर झुकाकर मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े। उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। टारगेट खुद उनकी तरफ आ रहा था और वो अपनी तरबियत से मजबूर होकर उस पर झपट पड़े। एक बार फिर मैदान में गर्द के बादल उड़ने लगे। मैंने अचानक छलांग लगाई और बैंसों के ऊपर से उड़ता हुआ उनके पीछे जा गिरा। बैंसे मेरे नीचे से निकल गए थे। कुछ दूर दौड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि टारगेट तो पीछे है।
वो एक साथ रुके और रुक कर एक साथ पलटे। वो एक बार फिर मुस्तैल हो गए। शायद उनके ख्याल में अब फाइटिंग शुरू हो गई थी। उन्होंने एक बार फिर सर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार भी वही कुछ हुआ तो इससे पहले हो चुका था। थके हुए बेंचों को किसी तरह बेल फाइटिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था। शुरू से अब तक एक बार भी वह अपने टारगेट को छूने में नाकाम रहे थे। आम बेल फाइटिंग में उन्हें बार बार यह मौका मिलता है और उनके जोश और खरोच में इजाफा होता जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल बरक्स था। वो एक बार फिर अपनी जगहों पर रुक कर खड़े हो गए। उन्हें इश्तियाल पिलाने के लिए मैंने फिर थिरकना शुरू कर दिया। मेरे इस समझ से उनमें कोई तहरीक पैदा नहीं हुई तो मैं दोबारा उनकी तरफ बढ़ा। उनके सारे एक बार फिर झुक गए। वो हमला करने की पोजीशन में आ रहे थे। मैं उनकी तरफ चंद कदम और बढ़ा और वो एक मुहिम सी उम्मीद पर मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैं अचानक रुका और पलटकर अखाड़े की सीम दौड़ने लगा। भैंसे मेरे ताकुब में तेज रफ्तारी से दौड़ रहे थे। अखाड़े में दाखिल होने के बाद मैं अखाड़े के वस में जाकर रुक गया, मगर भैंसे अखाड़े से कुछ फासले पर जाकर रुके। मैं चोबी बाड़ के नजदीक आया और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जो ना हुए। अब उनके अंदाज में लाताल्लुकी पैदा हो गई थी। मुझे अखाड़े से बाहर आना पड़ा। बेंचों का रद्द-ए-अमल मेरी सोच के ऐन मुताबिक था। वो मुझे अखाड़े से बाहर आते देखकर चौकन्ना हुए थे और फिर अपनी तरफ बढ़ते देखकर मजीद चौकन्ना हो गए। मैं उनकी आंखों के तासरात से साफ समझ रहा था कि अब वो मुश्तइल नहीं बल्कि खौफजदा हैं और मुझसे जान छुड़ा लेने की फिक्र में है। इस मौके पर मेरी तरफ से जुर्रत का मुजाहरा होना बेहद जरूरी था। चुनाचे मैं उनके नजदीक जाने का फैसला कर लिया। बैंसों के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि इस मौके पर वो किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करके अपनी जान छुड़ाए। आखिरकार ये बात उनकी समझ में आ गई कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें मुझसे बेगर्द होना होगा और उन्होंने यही किया। वो यूं इधर उधर देखने लगे जैसे मुझे जानते ही ना हो। मैं उनसे बहस चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया, लेकिन वो मेरे किसी जाल में आने को तैयार नहीं थे। क्या बात है प्यारे बैंसो, बने अंसकर का इतनी देर में सीधे हो गए। मेरी आवाज सुनकर एक बैंसे ने मेरी तरफ देखा जरूर, मगर इतने अजनबी अंदाज में जैसे वो मुझे जानता तक नहीं था। कमाल है भाई, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम था कि बेरुखी की वबा इंसानों के बाद अब जानवरों में भी फैल गई है। मेरी इस बात पर बैंसों ने मेरी जानिब से रुख मोड़ लिए, गोया उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अचानक मैंने किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। मैंने चौंक कर देखा। तहजीब दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। ये अंदाजा तुम्हारे को हो चुका था कि मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर आने से झिझक रहे थे। जानवर का क्या भरोसा, बैंसे किसी वक्त भी भड़क सकते थे। ये तहजीब थी जो हर किस्म के खतरात से बेपरवाह होकर मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वो तीर की तरह इस तरफ आई और मुझसे चिमट गई। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तो खैरियत से तो हो ना ली? मुझे कुछ नहीं हुआ तहजीब, मैंने उसे समेटते हुए कहा। एक खराज तक नहीं आई। तुम मेरी कामयाबी की दुआएं जो मांग रही थी। खुदा तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है। तहजीब सिसक पड़ी, फिर अचानक ही वो मुझे बेतहाशा चूमने लगी। ऐसा मालूम होता था कि उस पर कोई दौरा पड़ गया हो। उसे ये एहसास तक नहीं था कि सैकड़ों निगाहें हमें देख रही हैं, टीवी कैमरे कवरेज कर रहे हैं। उसे ये एहसास तक नहीं था, मगर मुझे था। लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे रोका नहीं। मैं उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा कर सकता था। उसने शदीद किस्म की ज़हनी और आसाबी जंग लड़ी थी। उसके जिस्म में शदीद किस्म की लरविश थी। वो अजीब तरह से कांप रही थी। मैं जानता था कि वो अपने पैरों पर नहीं, मेरे सहारे पर खड़ी है। मैं उसे खुद से अलहदा करता तो वो ढह जाती, जमीन पर गिर पड़ती। फिर अचानक ही उसकी आंखें बंद हुई और वो बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गई। मैंने बेहोश तहजीब को अपने बाजुओं में उठा लिया। मैडम को क्या हो गया चीफ? मैंने बुर की बुकलाई हुई आवाज सुनी। तहजीब के बाद ग्राउंड में दाखिल होने वाला वो पहला फर्द था। कुछ नहीं हुआ बूढ़, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। जज्बाती जान के बायस तहजीब बेहोश हो गई है। खतरे की कोई बात नहीं। मैं तहजीब को हाथों में उठाए कुर्सियों की तरफ बढ़ रहा था कि दो अफराद दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था। मिस साहिबा को स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दें जनाब, उनमें से एक शख्स ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा। तुम लोग वापस जा सकते हो। मिस साहिबा को फौरी दिब्बी इमदाद की जरूरत है जनाब, उस शख्स ने दोबारा कहा। हमें हुक्म मिला है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बिल्कुल राया, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वो झिझक कर पीछे हट गए और मैं तहजीब को लेकर कुर्सियों के पास पहुंच गया जो सब की सब उल्टी पड़ी थी। बुढ़ ने जल्दी से 3 कुर्सियां सीधी की और उन्हें जोड़कर बिछा दिया। मैंने तहजीब को आहिस्तगी से उन कुर्सियों पर लिटा दिया। कुछ लोगों ने भैंसों को पकड़कर वापस कटहरे में बंद कर दिया था।
ये वो लोग थे जो बैंसों के साथ इस जजीरे पर आए थे, वरना इससे कबल मैंने उन्हें नहीं देखा था। बैंसे बंद होने के बाद बकिया अफराद भी ग्राउंड में दाखिल हो गए। 4 मिनट बाद मैंने ली क्वान को अपनी तरफ आते देखा। मैंने तुमसे इस किस्म की सिनसनी फैलाने को तो नहीं कहा था, उसने उसीले अंदाज में कहा, मगर मुझे मालूम था कि वो बेइंतहा खुश है और खुलकर मेरी तारीफ नहीं करना चाहता। एक तो तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब मुझे डांट भी रहे हो। मैंने जवाब में खफगी का मुजाहरा किया। तुम इंतहाई नालायक शागिर्द हो, ली क्वान ने मायूसी से कहा। सिर्फ 4 बैंसों से दम निकला जा रहा था। अरे ये क्या हुआ? वो चौंक कर तहदीब की तरफ मुतवज्जह हुआ, जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जज्बाती जान इसकी कुव्वत बर्दाश्त से तजावुज कर गया था, इसलिए बेहोश हो गई है। मैंने बेपरवाही से कहा। वो लोग इसके लिए स्ट्रेचर लाए थे, मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, ली क्वान ने तारीफी अंदाज में सर हिलाया। अब तुम इसके पास से हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मुझे मालूम था कि इंसानी जिल्द के नीचे फैले हुए नसों के जाल के बारे में उसकी मालूमात किस कदर वसी हैं। मैं तहदीब के पास से हट गया और ली क्वान आगे बढ़कर तहदीब पर झुक गया। वो दोनों हाथों से तहदीब की कनपटियां टटोल रहा था। मैं समझ गया कि वो किसी मखसूस नस की तलाश में है। जो कुछ तुमने किया उसे बुल फाइटिंग तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने नजदीक से बेल फराजू की आवाज सुनी। ना कहा जा सकता हो। बैल उसकी तरफ पलटते हुए बेपरवाही से कहा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी इजाजत से हुआ। अगर यह बुल फाइटिंग नहीं थी तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने अखाड़े से बाहर निकलकर फाउल किया है। बेल फराजू ने बड़े खराब लहजे में कहा, मैंने इसकी इजाजत तो नहीं दी थी। मैं खुद से बाहर नहीं निकला था, बल्कि बैंसे ने मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने नरमी से कहा, क्या तुम ये मुकाबला नहीं देख रहे थे? मैं सब कुछ देख रहा था। बेल फराजू ने जहरीले लहजे में कहा, तुमने अखाड़े से फरार होने के लिए ये हरकत की थी ताकि तुम पर कोई हर्फ न आने पाए। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं तुम्हें भी इसकी इजाजत देता हूँ। अगर तुम भी इस अंदाज में बैंसों से मुकाबला कर सको तो मैं शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। तुमने मुझे बुल फाइटिंग के मैदान में चैलेंज किया था, बेल फराजू ने गर्म होते हुए कहा, और तुम शिकस्त खा चुके हो। वो किस तरह मिस्टर बेल फराजू? मैंने मुतैनाना लहजे में कहा। यह जिंदगी और मौत का मुकाबला था अली। किसी की मौत के बगैर मुकाबला खत्म नहीं हो सकता था। यह बात पहले ही तय हो गई थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे इत्तफाक नहीं कर सकता। मैंने नवी में सारी लाया। अगर मैं किसी मरले पर शिकस्त तस्लीम कर लेता तो क्या होता? तुम मुकाबला हार जाते। बेल फराजू ने बेसख्त कहा। मैं मुकाबला जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम बैंसों को हलाक करने में भी नाकाम रहे। क्योंकि उन्होंने इतराफी शिकस्त कर लिया मिस्टर बेल फराजू, वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन तय ये हुआ था कि तुम खाली हाथों से बुल फाइटिंग करोगे और उसमें तुम नाकाम हो चुके हो। मैं उन्हें खाली हाथों से हलाक कर सकता था मिस्टर फराजू, अब भी कर सकता हूँ, मगर किसी शिकस्त खोरदा को हलाक करना मेरा शेवा नहीं है। अगर कोई लड़ते हुए मारा जाए तो और बात है। बहानेबाजी मत करो अली। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी नाइली छुपाने के लिए बहाने तराश रहे हो? बहाने वो तराशते हैं मिस्टर बेल फराजू जो मास्टर ली क्वान के शागिर्द नहीं होते, जो नई राहें नहीं निकाल सकते, लकीर के फकीर होते हैं। मैंने जो मुकाबला किया है उसके लिए किसी के तबसरे की जरूरत भी नहीं। किसी भी शख्स से पूछ लो, वो यही कहेगा कि ली क्वान के शागिर्द के मुकाबले में बेल फराजू बोना नजर आता है। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं। बेल फराजू का हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंच गया। तुमने मेरी तौहीन की है, मुझसे माफी मांगो वरना तुम इस तलवार से अपनी गर्दन काट डालोगे। मैंने मज़ाकाना अंदाज में कहा, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, जिस तरह मैंने बैंसे का सर तन से जुदा किया था। मैं कोई बैंसा नहीं हूं मिस्टर बेल फराजू, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं अजीम ली क्वान का शागिर्द हूं। तुमने देखा नहीं कि 4 बैंसे मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके? तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो। बेल फराजू तलवार नियाम से खींच कर बोला, मैं तुम्हें एक मौका और फराहम कर रहा हूँ। मुझ पर हमला ना करके तुम खुद अपनी जिंदगी को तूल दे रहे हो। मेरी मानो तो तलवार नियाम में वापस रख लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बेल फराजू ने जवाब में जबान से कुछ नहीं कहा। तलवार बुलंद करके वो मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उससे बचने के लिए पलटकर दौड़ लगा दी। मेरा रुख कराटे सीखने वालों की तरफ था तो एक तरफ मजमा लगाए आज के मुकाबलों पर तबसरे कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल सका कि मेरे और बेल फराजू के दरमियान किस किस्म के मुकालमे हुए हैं। उनके नजदीक पहुंचते ही बेल फराजू न सिर्फ मेरे सर पर पहुंच चुका था, बल्कि उसने तलवार से मुझ पर वार भी कर दिया था। मैंने उसके वार से बचने के लिए गोता लगाया
और तेलदार तलवार मेरे बजाय एक कराटे फाइटर की खोपड़ी में उतर गई। मरने वाले की चीख बड़ी भयानक थी। बेलवरेदू पर दीवानगी तारी हो रही थी। वह तलवार सूंघ कर दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। कराटे फाइटर का मजमा काई की तरह छिट गया था। वो हैरत से आंखें फाड़े ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। उनका एक साथी खा को खून में लूट रहा था और उनके इंस्ट्रक्टर ब्रेना तलवार लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। होश में ऑफिसर बेलवरेदू, मैंने दौड़ते हुए चीख कर कहा, तुमने अपने एक साथी को कत्ल कर दिया है। बेलवरेदू होश में नहीं आया। उस पर तो दीवानगी तारी थी। इस दीवानगी के आलम में उसने मुझ पर दूसरा वार किया तो उसका एक और साथी उसकी जद में आ गया। वो तो शायद मेरा पीछा ना छोड़ता, लेकिन किसी ने उसकी गर्दन पर अकब से कराटे का एक वार किया था और बेलवरेदू लहरा कर गिर पड़ा था। उन लोगों के 2 आदमी खत्म हो गए थे और अगर बेलवरेदू पर काबू ना पा लिया गया होता तो अभी और लोग भी होते। मैं रुक गया और पलटकर उन लोगों की तरफ देखा। अपने साथियों की लाशों के गिर्द जमा थे। मैं बेपरवाही से चाने झटक कर वापस पलट पड़ा। आज तो बड़ी फार्म में नजर आ रहे हो चीफ, बूढ़ ने मुझसे कहा और मैं उसके तमसरे को नजरअंदाज करते हुए तहदीर की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिसने ली गुआन की कोशिशों से आंखें खोल दी थी। बेलवरेदू ने चूंकि उसकी बेहोशी के दौरान मुझ पर हमला किया था, इसलिए वो इससे बेखबर थी। ली गुआन मुतमईन अंदाज में तहदीब के पास से हट गया था। तो बहुत नालायक शागिर्द हो, ली गुआन ने कहा। 1.5 फीट की तलवार से डर कर भाग खड़े हुए। तो क्या तलवार का वार हाथ पर रोक लेता, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसके हाथ में तलवार थी मास्टर, कोई खिलौना नहीं था। तलवारें ही तो थी, कोई तोप तो नहीं थी, ली गुआन ने गुस्सीले लहर में कहा। तुम ली गुआन के शागिर्द होकर 1.5 फीट की तलवार से डर गए, शर्म करो। शर्म तो करनी चाहिए, जो शर्म नहीं करते बेशर्म कहलाते हैं। लेकिन तलवार बदस शख्स के सामने निहत्ता शख्स डट के खड़ा हो जाए तो मकतूल कहलाता है। मैं तो उसी लम्हे को पछता रहा हूँ जब मैंने तुम्हें अपनी शागिर्दी में लेने का फैसला किया था। काश मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े भगोड़े साबित हो गए। क्या बात होगी अली? तहदीब ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। क्या फिर कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैंने तहदीब को सहारा देते हुए कहा। बेहतर होता कि तुम कुछ देर आराम कर लेती। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, तहदीब ने नईफ आवाज में कहा। लेकिन तुम मुझे गलत बयानी क्यों कर रहे हो? जरूर कोई बात हुई है। तुम्हारी और ली गुआन की गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हो रहा है। कोई खास बात नहीं, बस जरा बेलवरेदू को गुस्सा आ गया था और तलवार निकालकर मुझ पर छड़ दौड़ा था। तुम्हारी नजर में ये कोई खास बात ही नहीं है? तहदीब ने मुझ पर आंखें निकाली। अरे वो 1.5 फीट की मामूली सी तलवार थी, कोई थोप तो नहीं थी। मैंने शरारत अमेज अंदाज में ली गुआन का जुमला दोहराया। तुम एक ही बार में मेरी जान क्यों नहीं ले लेते अली? तहदीब मुज़बहल अंदाज में बोली। किस्तों में क्यों मार रहे हो? इससे कुछ कहना बेकार है बेबी, ली गुआन ने कहा। यह बहुत नालायक आदमी है। ओह ये क्या चीफ? अचानक बूढ़ ने कहा। एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। मैंने निगाह उठाकर देखा और बूढ़ की तरह मैं भी हैरान रह गया। वो सफेद रंग की बड़ी एम्बुलेंस थी। उससे कबल मैंने जजीरे पर कोई गाड़ी नहीं देखी थी। मेरा ख्याल ये लोग जख्मी हो जाने वालों को उठाने आए हैं, मैंने कहा, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। एम्बुलेंस हमारे नजदीक आकर रुकी थी। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अकबी सिमत वाले दरवाजे की तरफ आने को कहा। मैं हैरत ज़दा सा अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अकबी दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला और सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बगैर कुछ कहे एम्बुलेंस के अंदर दाखिल हो गया। एम्बुलेंस के अंदर जदीद किस्म की मुतअद्दिद मशीनें नज़म थी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेडिकल से ही मुतल्लिक हो सकती थी। उन मशीनों पर छोटे बड़े कई डायल भी नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये मशीनें किसी किस्म की चेकिंग के लिए इस्तेमाल हुई होगी। पहियों वाला स्ट्रेचर भी था और उसके अलावा एक खूबरू नर्स भी थी जिसकी ऊँटों पर पुरफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी।